ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम जो है हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन थियरी को डिस्कस किया था। और उसके बाद हम आ जाते हैं थियरीज ऑफ कैटालिसिस, जिसके अंदर हमको दो थियरी सीखनी है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी एंड एडजॉर्प्शन थियरी, इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है कैटालिसिस होता है। दो थियरीज हैं हमारे पास, दोनों को आज डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन एंड एडजॉर्प्शन थियरी। तो सबसे पहले हम जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है। जो प्रोडक्ट से पहले बनता है, जो प्रोडक्ट नहीं है पर सबसे पहले क्या बनता है, प्रोडक्ट के पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट से हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। वही थियरी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कैसे इंटरमीडिएट बनता है एक रिएक्शन के अंदर और कैसे हमको उससे प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। अब तक हमने क्या देखा था कि भाई A प्लस बी जो है C देता है, तो हम क्या मान रहे थे, A और B के बीच में रिएक्शन होता होगा और वो हमको C देता होगा। पर अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट सबसे पहले जो है वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। मतलब चाहे वो A हो B हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है। पहले क्या कि भाई A जो है वो कैटालिस्ट Z के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ बनाएगा, फिर उसको हम बोलेंगे कि वो इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट फिर B के साथ रिएक्शन करेगा और हमको क्या देगा, C। ये कहना किसका है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन का कहना है। और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बीच में बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो ज़्यादा देर उसमें रह नहीं सकता, तो तुरंत ही दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके वो हमारा प्रोडक्ट C बनाएगा। तो ऐसे मान लो, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। एक रिएक्शन में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि जो है A प्लस B गिव्स AB, और यहाँ पर हम कैटालिस्ट ले रहे हैं C, और कैटालिस्ट क्या है, C। अब AB मिलके क्या बना रहे हैं, A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं, AB, और हमने कैटालिस्ट क्या लिया है, C। तो अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि पहले ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले इन दोनों में से कोई एक किसके साथ रिएक्ट करेगा, C के साथ। तो मान लो हम A को ले रहे हैं कि A प्लस C, है ना। पहले क्या रिएक्ट हो रहा है, A प्लस C, तो हमको क्या देगा, AC। ये जो है हम इसको मान लें कि ये स्टेप 1 है, ठीक है। अब ये जो AC है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, B के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, AB प्लस C। मतलब सेकेंड स्टेप में हमारा जो C है हमको वापस मिल गया, मतलब कैटालिस्ट जो है यूज तो हुआ पर वापस हमको जैसा था वैसा वापस मिल गया। अब ये जो AC बना है यही हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। मतलब ये जो है वो कैसा होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा, मतलब ज्यादा देर तक ऐसी रहेगा नहीं, वो तुरंत ही B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट और कैटालिस्ट वापस बना देगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट बना है, अब इसमें क्यों जो है इंटरमीडिएट बनने का, क्योंकि A और B डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। पर A और C का रिएक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट कम थी, तो पहले इन दोनों रिएक्ट किया, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाया, फिर वो ऐसी जैसे बना वो B के साथ रिएक्ट करने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, और हमको जो है AB रिएक्ट करके मिला, मतलब एक नया पाथवे मिला, है ना। दिस इज अ न्यू पाथवे। तो कैटालिस्ट ने हमको यहाँ पे एक नया पाथवे बना के दिया, जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो बहुत ही अनस्टेबल है, तुरंत ही दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमको वापस जो है जो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट वापस मिल जाएगा। इसी के अंदर यही है। हम एग्जाम्पल भी बहुत सारे दे सकते हैं, जो अभी हम तुमको दिखाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है,
SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 और यहाँ पे कैटालिस्ट जो है हम NO ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई NO के साथ पहले इन दोनों में से कोई एक रिएक्ट करेगा, फिर इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर से हमको लास्ट में ये प्रोडक्ट और NO वापस मिल जाएगा। ऐसा ही हमको करना। ये हमारा एक्चुअल रिएक्शन, मतलब जो हम लिखते हैं ना कि भाई हमको देखने में यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये जो SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन हुआ इसलिए SO3 बना, पर इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा होता नहीं, इन दोनों के बीच में रिएक्ट नहीं होता। पहले कैटालिस्ट और एक रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है NO और O2 रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं। अभी यहाँ पे हम बैलेंस का कुछ देखने नहीं वाले, बैलेंस से हमको ये हमको सिर्फ क्या है कि क्या बन रहा है उसके ऊपर, है ना। हो सकता है कि बैलेंस ना हो, नहीं है बैलेंस, पर उसको हमें अभी नहीं देखना। अब ये जो है हमारा इंटरमीडिएट बना। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमको वापस क्या मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 और ये जो है हमारा बना इंटरमीडिएट, है ना। अब ये इंटरमीडिएट जो है बहुत ही अनस्टेबल होता है, ज़्यादा देर तक यहाँ रहेगा नहीं, तुरंत ही SO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा कैटालिस्ट और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी बुक के अंदर, इसको तुम देख सकते हो हर एक के अंदर। हर एक एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं, एक दो एग्जाम्पल जो है देखो, समझो और वो एक आध दो याद भी रखो, ताकि जो तुम्हें एक्सप्लेन कर सको कि क्या क्या हो रहा है। तो इतना था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर, ठीक है। कि भाई डायरेक्टली दो रिएक्टर रिएक्ट नहीं करते हैं, पहले वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके जो है हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हम कोई ऐसे प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता होगा, तो उसके प्रूफ के ऊपर नहीं जाते, पर हम इसको पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि भाई ऐसा होता होगा, ठीक है। चलो, द एड्जॉर्प्शन थियरी। अब तुमने एड्जॉर्प्शन क्या होता है ये सब पहले ही सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सीखा होगा, तो अभी हम एड्जॉर्प्शन के ऊपर उसकी डेफिनेशन वगैरह में नहीं जाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको एड्जॉर्प्शन जो है पता है क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तुमको पता भी चल जाएगा कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। पर अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि तुमको एड्जॉर्प्शन पता है, ठीक है। चलो, अब ये थियरी का क्या कहना है। हाँ, एक और चीज़ है ना, जो मेन चीज़ है कि कहाँ पे तुम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी जो है लगा सकते हो। अब इंटरमीडिएट जो है वो होमोजेनियस सिस्टम्स के लिए लागू पड़ता है, और ये जो है हेटेरोजेनियस के लिए। मतलब कि जहाँ पे अभी ये होमोजेनियस कैटालिसिस हमने पहले ही तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, हेटेरोजेनियस भी तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब जहाँ पे जो कैटालिस्ट, अब एड्जॉर्प्शन थियरी कहाँ पे लगाएंगे कि जहाँ पे कैटालिस्ट और हमारा जो रिएक्टेंट है दोनों के जो फिजिकल स्टेट होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, तभी वो एड्जॉर्प्शन थियरी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे कब लगाएंगे, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट जो है वो सेम होता है, तब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन लगाएंगे। और जब दोनों के बीच में डिफरेंस होता है तो हम जो है एड्जॉर्प्शन कैटालिसिस, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन कैटालिसिस के लिए हमें जो है एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल के साथ ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, हम लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन यानी कि हमको इथीन का
हाइड्रोजनेशन करना है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब देखो कि ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जब अनसेचुरेटेड का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जो अनसेचुरेशन है वो सेचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, तो हमको जो है ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये जो है सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ये जो बॉन्ड था, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, अब उसमें से वो है सेचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, ये 2 जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। कैसे लगेंगे, अब यहाँ पे हमें कैटालिस्ट भी लेना पड़ेगा। अब देखो इसका जो स्टेट है वो भी गैस है, इसका जो स्टेट है वो भी गैस है, और यहाँ पे जो हम कैटालिस्ट लेंगे अगर वो भी गैस ले लेंगे तो होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। पर हमको तो क्या करना है, एडजॉर्प्शन थ्योरम में हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट के ऊपर काम करना है। यहाँ पे हमारा जो कैटालिस्ट होगा वो ऑब्वियसली गैस स्टेट में नहीं होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा और यहाँ पे एक मेटल होगा, और वो मेटल जो है यहाँ पे हम लेने वाले हैं निकल, ठीक है। तो निकल एज ए कैटालिस्ट काम करेगा और हम जो है निकल की मदद से हाइड्रोजनेशन करेंगे इथीन का, ठीक है। कैसे होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, कौन कौन से पहले स्टेप होते हैं, उसको एक एक करके हम स्टेप करते जाएंगे और जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे कि क्या होता है एडजॉर्प्शन थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो रिएक्शन तो पहले हमने लिख लिया, तो सबसे पहले स्टेप आता है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। स्टेप 1 करके लिखेंगे कि एडजॉर्प्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जाके जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन द निकल सरफेस ड्यू टू द रेसिडुअल वैलेंस बॉन्ड ऑफ द निकल एटम्स। अब सबसे पहले हमको निकल दिखाना है, ये क्या है हमारा निकल मेटल का सरफेस। ये सारे जो एटम्स हैं किसके हैं, निकल के हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि एडजॉर्प्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं ऑन निकल सरफेस, ठीक है। मतलब इसके सरफेस के ऊपर पहले आके कौन बैठेगा, H2। H2 क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। अभी अभी हमने पहले तुमको रिएक्शन दिखाया ना कि H2 प्लस CH2 जो है उसमें H2 क्या था, हमारा रिएक्टेंट था। अब ये जो है क्या करेगा, निकल के सरफेस पे आके जो है एड्सॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब। अब हमें पता है एड्सॉर्प्शन जो है वो केमिकली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पहले आएंगे, पहले से देखो हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तब जाके वो दोनों जुड़ेंगे, H2 बनेंगे। अब क्या है कि वो सरफेस में आएंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा पार्शियल, ये बहुत मजबूत नहीं है, एक पार्शियल बॉन्ड बना, इस हाइड्रोजन ने इस निकल के साथ बना, ये दूसरा हाइड्रोजन ने इस निकल एटम के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बनाया। अब जैसे कि अब तुम जानते ही हो कि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना है, ठीक है, एक नया बॉन्ड बना है जो कमजोर है, पूरा बॉन्ड नहीं है, कमजोर है। तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, कमजोर, 2 आधे आधे। अब ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है। तो हाइड्रोजन जो है या तो इसके साथ बॉन्ड तोड़ दे या तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दे। अगर वो इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा, तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है तो ही हमको चेंज देखने को मिलेगा कि भाई 2 हाइड्रोजन जो है, जो बॉन्ड है वो टूट गया। अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को ऐड करना है तो पहले इन 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना जरूरी है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता है पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो है पुराना बॉन्ड है और ये जो है नया बॉन्ड है, पर ये भी पूरा बॉन्ड नहीं है, अभी भी वीक है ना। अब जब ये आएगा तब एक नया जो है कहानी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है H2 मॉलिक्यूल का निकल मेटल के सरफेस के ऊपर। ये था हमारा पहला स्टेप,
ठीक है। दूसरा है कि HH बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप लिख रहे हैं। HH बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी कि अब ये जो बॉन्ड था इन दो हाइड्रोजन के बीच में वो टूट जाएगा, ये टूट गया। अब चलो ए अब हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट चुका है, नया बॉन्ड जो निकल सरफेस के ऊपर बन चुका है। तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ए केमी सॉल्व्ड हाइड्रोजन एटम देन अटैच्ड टू इथाइल मॉलिक्यूल बाय पार्शियल केमिकल बॉन्ड्स, द अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थस इज फॉर्म। अब इसके पास तीसरा स्टेप जो है कि भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। अब जो है हमारा इथाइन आएगा और इसके साथ अट्रैक्शन फील करेगा, एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा तो चलो आ जाते हैं। चलो अब देखो इसके बीच में भी एक, अभी देखो इथाइन के बीच में जो कार्बन है उसमें पहले डबल बॉन्ड, अब सारे बॉन्ड जो है कार्बन ने पहले से सेटिस्फाई करके रखे हैं, है ना। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 ऑलरेडी बना चुका है 2 कार्बन के बीच में, और एक जो है हाइड्रोजन पे टोटल 4 बना चुका है। अब अगर इसको एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो इसको ये जो बॉन्ड है ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ वो भी फुली नहीं होगा, पार्शियल बॉन्ड होगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, अभी भी कुछ जो है पक्का नहीं। अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, अगर नहीं टूटा तो जहाँ था जैसे था वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर वैसा का वैसा रहेगा तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और अगर वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो हमें नया जो है कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक। तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पे। ये कार्बन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, पार्शियल बॉन्ड बनाया है, जो बन भी सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड डिसॉर्प्शन ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। अब एड्सॉर्प्शन का अपोजिट क्या होता है, डिसॉर्प्शन, मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आए थे अब क्या हुए, चले जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बना के। अब हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली ये जो वीक पड़ा हुआ बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको टूटना पड़ेगा तब ही ये बॉन्ड मिलेगा, वरना अगर तुम ऐसा करोगे तो कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लेगा, जो हमें पता है नहीं बना सकता। इसलिए ये जो पार्शियल बना था बॉन्ड इसको टूटना पड़ेगा, जिससे एक नया हाइड्रोजन यहाँ पे आ सके, ठीक है। तो 4th स्टेप में वही है डिसॉर्प्शन, कि भाई ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये कार्बन है जो ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन तो पहले थे ही, एक नया हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन इसने ले लिया, और ये जो है हमारा इथेन बन गया, ठीक है। तो इथेन जो है ऐसे बनता है, यानी कि ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन था वो ऐसे होता है कि पहले हाइड्रोजन आता है सरफेस निकल मेटल पे सब, यानी कि कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होगा, दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो पहले टूटेगा, फिर इथीन आएगा, उसके बीच में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा, फिर डिसॉर्प्शन होगा और यहाँ से इथीन बन के वो चला जाएगा। ये सारे स्टेप्स थे और ऐसा ही होता है एड्सॉर्प्शन
थ्योरी में, और वही हमको एक्सप्लेन करना था। तो 4 स्टेप में हमको एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है एक्सप्लेन किया कि कैसे काम होता है। ठीक है, कि आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे होता है। जैसे 12th में जो है थोड़ा बहुत पहले ही आ गया है, हमने तुमको जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है नया टॉपिक तुमको सिखा रहे हैं। जैसे हमने इसके बारे में पहले से ही तुमको बता दिया है, वो है एक्टिव सेंटर्स। ठीक है, क्या है एक्टिव सेंटर्स? एक्टिव सेंटर्स किसको बोलते हैं? कि जो कैटालिस्ट के अंदर पीक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं, है ना, पीक्स और कॉर्नर्स जो है, और हाँ क्रैक्स भी। अलग से ही ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि मान लो ये निकल हमारा कैटालिस्ट है, मेटल है, ठीक है। अब एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, अब इसमें पीक्स अगर हमें दिखाना है, मतलब एक निकल ज़्यादा एक बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब ये क्या क्रिएट कर रहा है? पीक, मतलब एक बाहर की ओर ऐसा जो पॉइंटेड पार्ट है। अब इसका काम क्या होता है? एक्टिव सेंटर। इसको एक्टिव सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कैटालिस्ट का क्या बढ़ाता है? सरफेस एरिया, है ना। इनका मेन फंक्शन क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना। और हमें पता है, हमने पहले ही देखा था कि कैटालिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाने से ROR बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे ये पीक से वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होता है ना। इन सब के मुकाबले यहाँ पे रिएक्टेंट्स जल्दी से आते हैं, इसलिए इनको एक्टिव सेंटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये कर क्या रहे हैं? सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जिससे जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बढ़ जाता है। दूसरा है क्रैक। क्रैक को दिखाने के लिए हमें समझ लो कि तुम्हारे पास एक पीस है, ये हमारा मेटल है, निकल ही मान लो, कोई भी ले सकते हैं, कैटालिस्ट सॉलिड में। अब ये जो है क्रैक बन गया है एक छोटा सा। अब ये भी क्या करेगा? सरफेस एरिया ही बढ़ाएगा। ये जितने भी वो है वो सब क्या करते हैं? जैसे कि ये हमने बताया पीक, क्रैक्स और क्रैक, ये सब जो है सरफेस एरिया ही बढ़ाते हैं, और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको एक्टिव सेंटर बोलते हैं। ठीक है, पीक बता दिया। अब कॉर्नर्स की बात करें तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखें कि जहाँ जहाँ कॉर्नर्स हैं वहाँ पे निकल के पास वैलेंस बॉन्ड जो है ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे खाली बॉन्ड्स हैं जहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन आ सकता है ना। तो कॉर्नर्स में देखो, जो निकल कॉर्नर्स पे है वहाँ पे 2-2 है, बाकी सब की जगह पे एक ही खाली जगह है। तो मतलब कॉर्नर्स जहाँ होते हैं वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, जहाँ पे यानी कि बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा रिएक्टेंट का, इसलिए जो है वो भी एक्टिव सेंटर से ही कहलाएगा। तो एक्टिव सेंटर्स में तुम कॉर्नर, पीक्स एंड क्रैक्स के बारे में लिख सकते हो। तो एक्टिव सेंटर्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट ऑल्सो एक्टिवेट द मॉलिक्यूल एडसॉर्ब एट टू
सच सेंटर्स बाय स्ट्रेचिंग इट। अब ये जो एक्टिव सेंटर है तो हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और दूसरा काम क्या करता है कि डिस्टेंस बढ़ा देता है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, है ना, कि जो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, रिएक्टेंट की बात कर, जैसे मैं हमने बोला ना हाइड्रोजन ये दो एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, अगर वो बहुत दूर हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जो है एक्टिव सेंटर्स ये भी करते हैं कि डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ताकि ये बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा तो वीक हो जाएगा तो तोड़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इतना था एक्टिव सेंटर्स के अंदर, ठीक है। फिर आगे की बात जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, और अब बहुत कुछ खास बाकी नहीं रहा है इस चैप्टर के अंदर, तो 1-2 लेक्चर के अंदर ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।